नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर की आज शुरुआत करेंगे हम उस अपराध को लेकर जो लगातार थमने का नाम जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं ले रहे हैं। आपको बताते चले कि धारा 370 और 35A को एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि यहां पर उसके बाद ही अपराध जो है वो हो रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताएं कि आम जनता की राय ये भी है कि इससे पहले भी कई बार इसी तरह से अपराध जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होते रहे हैं और आज भी ऐसा ही अपराध जो है वो देखने को मिला है। लेकिन आज इस पर बातचीत ये होगी कि आखिर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं और इंसाफ अभी तक क्यों नहीं मिला। सीधा आपको लिए चलेंगे इस वक्त सांबा और सांबा से ऋषि खजूरिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे कि 2 दिन पहले जो घटना सांबा के अंदर पेश आई थी जिसमें एक युवती ने जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली थी, लेकिन क्या वाकई वो मामला आत्महत्या का था? पुलिस उस पर किस तरह से कार्रवाई कर रही है और अभी तक 2 दिन बीत जाने के बाद क्या कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ऋषि बताइए कि अभी तक क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से आपने खुद ही जिक्र किया, 2 दिन पहले रामगढ़ इलाके में ये एक वाकया पेश आया। यहाँ पर नवविवाहिता रिम्पी चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है, शुरुआती जो हमें जानकारी मिली थी कि जो कुछ जहरीला पदार्थ जो वो लिया गया है और उसके बाद इस महिला की मृत्यु हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है कि इन लॉज जो थे रिम्पी चौधरी के, वो रिम्पी चौधरी को लगातार तंग कर रहे थे, उसको प्रताड़ित कर रहे थे दहेज को लेकर भी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये 2 दिन पहले मामला सामने आया, जब रिम्पी चौधरी के मायके वालों को पता चला कि इस तरह से उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है, तो फौरन जिस तरह से डेड बॉडी जो रिम्पी चौधरी की थी वो रामगढ़ हॉस्पिटल में पहुंचा दी गई थी पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन मायके वाले जब पहुंचे तो वहां पर माहौल जो बिगड़ गया, वहां पर प्रोटेस्ट दायर किया गया इन लॉज वालों के खिलाफ। मायके वालों का ये प्रदर्शन एक बड़े स्तर पर हुआ और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सुसाइड नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर का मामला है, हमारी बेटी को मार दिया गया है। और पहले तो पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जब उन्होंने शोर ज्यादा करना शुरू किया, यानी एक प्रोटेस्ट दायर किया, तो उसके बाद पुलिस वालों ने मामला दर्ज किया और मामला 174 के तहत दायर किया गया। और 174 के तहत ऋषि, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी कि अपने एडिटर से कहूंगी कि जो यहाँ पर अंतिम संस्कार के विजुअल्स सामने आए थे, आपको बताते चले कि कुछ तस्वीरें यहाँ पर सामने आई थी जहाँ परिवार वालों ने अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार जो है वो ससुराल वालों के घर के बिल्कुल बाहर कर दिया। ये एक सोच विचार करने वाली बात थी कि आखिर इतना गुस्सा आप देखिए कि परिवार वालों के अंदर था कि उनकी बेटी यहाँ पर इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। तो ऋषि, ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इतनी ढिलाई पुलिस की तरफ से क्यों बरती गई? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आती तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर ही आधार करता है कि ये सुसाइड का मामला है या कुछ और मसला है। और वेट करना होगा हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का। लेकिन जो गुस्सा रिम्पी चौधरी के मायके वालों में था, गुस्सा साफ तौर पर नजर आया जब डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी गई मायके वालों को। तो मायके वालों ने अपनी बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो उसके ही इन लॉज के घर के बाहर यानी लोकेलिटी में कर दिया, प्रांगण में कर दिया। और ये भी एक दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया और कहीं ना कहीं वहां पर माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया कि वहां पर हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। वहां पर लाठियां जो वो चलना शुरू हो गई और उसके बाद पुलिस ने मौका तो संभाला, लेकिन उसके बाद जो मांग थी मायके वालों की कि इसमें पूरी साजिश के तहत जो वो उनकी बेटी को मारा गया है, तो फौरन रिम्पी चौधरी के हस्बैंड को भी उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा। और उसी के साथ साथ रिम्पी चौधरी के जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, उन दोनों बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है कि आखिर पूरा मामला क्या था, हुआ क्या है, किस तरह से बच्ची की? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन तो लगातार की ही जा रही है और साफ तौर पर लोगों का भी ये कहना है कि इस बच्ची को, इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो 22 वर्षीय मात्र इसकी उम्र थी और 3.5 महीने पहले इसकी शादी हुई थी, तो क्या बीच में परिवार में गलत चल रहा था, क्या चीजें इस बेटी को बर्दाश्त करनी पड़ रही थी, ये एक चिंता का मामला है। इन्वेस्टिगेशन तो की जा रही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर कब तक हमारे देश की बेटियां जो है वो अपनी जान देती रहेंगी, कब तक वो घरेलू हिंसा का शिकार होती रहेंगी, ये एक चिंता का कारण है। लेकिन अभी पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है ये धारा 174 के तहत शुरू किया है, यानी ये शुरुआती कार्रवाई है और इसके बीच में क्या कुछ और खुलासे होंगे इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आना बाकी है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी उसी आधार पर पूरी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे और आज आपको एक बड़ी खबर से ही रूबरू करवाने की कोशिश की गई है, क्योंकि 2 दिन पहले ये घटना पेश आती है जिसमें एक बच्ची जहरीला पदार्थ
खाने की वजह से इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन आप देखिए कि सीधे तौर पर इसके जो परिवार वाले हैं वो ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी बेटी को यहां मार दिया गया है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी पुलिस ही बता सकती है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आई है और उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आप देखिए कि हैरान करने वाला वाकया ये था कि जो परिवार वाले हैं उन्होंने अपनी बच्ची का जो दाह संस्कार है, अंतिम संस्कार जो है, वो सिर्फ और सिर्फ जो ससुराल वाले हैं उन्हीं के घर के बाहर कर दिया। जो एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा करता है कि आखिर बच्चियां कब तक इसी तरह से भेंट चढ़ती रहेंगी, बच्चियों को कब इंसाफ मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको जिला रामबन लिए चलते हैं और रामबन से भी सरकारी स्कूलों में किस तरह से हालत बनी हुई है ये दिखा देते हैं। क्योंकि हाल ही में कल भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर प्राइमरी स्कूल खस्ता हालत में था, लेकिन अब रामबन से एक बार फिर से खबर निकलकर सामने आई है जहां पर प्राइमरी स्कूल की छत पूरी तरह से उड़ चुकी है। लेकिन 2012 में ये छत उड़ गई थी, अभी तक बन नहीं पाई है। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता नदीम हमें दे रहे हैं, देख लीजिए। जी, तैयारियां हो रही हैं कि 1 मार्च को स्कूल खुलेंगे। तालीमी इदारे खुलने के बाद दर्स व तदरीस का काम चलेगा। एक तरफ सरकार का दावा कि हम क्वालिटी एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम ज़मीनी हालात देखते हैं तो वो कुछ अलग ही तस्वीर बयां करते हैं। एजुकेशन जोन रामबन की बात करें, एजुकेशन जोन रामबन के कुछ दूर दराज के स्कूल, प्राइमरी स्कूल डोगियन, प्राइमरी स्कूल रेगीदार, प्राइमरी स्कूल बलमतकोट और प्राइमरी स्कूल कुंडी की बात करें, ये 4 स्कूल ऐसे हैं जो नाकाबिले रिहाइश हैं। 3 स्कूल इसमें से ऐसे हैं जहां रेगीदार की बात करें, बलमतकोट की बात करें या फिर डोगियन की बात करें, इनकी छतें उड़ गई हैं। 8 से 10 साल का वक्फा गुजर गया, लेकिन अभी तक इनकी मरम्मत नहीं हो पाई। तालीमी जोन बटोत की बात करें तो तालीमी जोन बटोत के 2 स्कूल जो प्राइमरी स्कूल त्रेली और प्राइमरी स्कूल कोला, ये 2 स्कूल हैं जो राजगढ़ के आसपास के स्कूल हैं जिनकी छतें उड़ गई, लेकिन अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई। अब जब स्कूल खुलेंगे तो उसके बाद बच्चे स्कूल पहुंचेंगे, दर्स व तदरीस का काम तो चलेगा, लेकिन वो किस तरह का होगा इसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। क्योंकि जब स्कूल में छत ना हो, मौसम ख़राब हो या मौसम बेहतर, क्योंकि बच्चे किस तरह से तालीम हासिल कर पाएंगे। और जहां सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस स्कूल में छत ना हो, जो बच्चे बारिश के दौरान घरों से बाहर ना निकल पाए क्योंकि स्कूल में उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं, तपती धूप, जो तपिश होती है धूप, उस वक्त भी वो स्कूल में खुले आसमान तले बैठ नहीं पाते, तो उन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन किस तरह से हो सकता है, इस पर सरकार को, इस पर इंतज़ामिया को सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि लोगों ने कई बार इन मसाइल को जो मुतल्लिका हुकाम है उनके आला ऑफिसरान तक पहुंचाने की कोशिश तो की है, वफूद की शक्ल में वो मुतल्लिका हुकाम के ऑफिसरान तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक 8 से 10 साल के अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उन लोगों की मुश्किलात का अजाला नहीं किया है। जहां सरकार की अगर मुस्तकबिल की बात करें, ये कहा जाता है कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह का, चलिए, तो आपने देखा कि नदीम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से रामबन जिले के अंदर अगर हम दूर दराज इलाके की बात करें तो वहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो है ही, लेकिन सरकारी स्कूलों को लेकर जो सरकार बड़े बड़े दावे यहां पर पेश करती है वो मुकम्मल तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। एक सवालिया निशान यहां पर ये लग रहा है कि आखिर युवाओं को पढ़ाएगा कौन और किस तरह से युवा जो है वो पढ़ेगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत आपके सामने है। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि छत ही नहीं है तो बच्चे यहां पर किस तरह से पढ़ेंगे। तो जाहिर तौर पर जो योजनाएं और परियोजनाएं हैं वो कहां पर हैं और कहां पर आज उन्हें मुकम्मल तरीके से लगाया गया है, जो सरकार की तरफ से दावे पेश किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर है। चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं और राजौरी से दिखा देते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर किस तरह से आम जनता की प्रतिक्रिया है और उस पर विपक्ष किस तरह से हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सरकार पर लगातार विपक्ष जो है वो हमला करता हुआ नजर आ रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जिस तरह से लोगों पर लगाने की कोशिश की जा रही है वो सरासर गलत है। जमशेद मलिक की खास बातचीत पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र चौधरी से हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर रियासत से खुसूसी दर्जे को मंसूब किए जाने के बाद अगरचे सरकार की तरफ से कई बड़े दावे जरूर किए गए थे कि डेवलपमेंट को लेकर या दीगर चीजों को लेकर, मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार अगर देखें जम्मू कश्मीर में कई नए कानून लागू किए जा रहे हैं जिसके खिलाफ अगरचे बात करें तो जम्मू से भी आप आवाज उठने लगी है। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ है साबका MLC
सुरेंद्र चौधरी जी इनसे जानेंगे। सर, जिस तरह सरकार की तरफ से एक और टैक्स लागू कर दिया, इससे पहले अगर टोल प्लाजों की बात करें जम्मू में वो लगाए गए थे, उसके बाद अब एक प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, यही तो अच्छे दिन हैं जिन अच्छे दिन को जम्मू सूबे के लोगों ने वोट डाले थे। और जम्मू सूबा हमेशा एक लड़ाई लड़ता रहा कि 75 साल से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, हमारे साथ भेदभाव हुआ, चाहे वो रोजगार के मसले में, चाहे वो पैसे के बाद मसले में, चाहे खिता पीर पंचायत था, चाहे खिता चिनाब वैली थी, चाहे हमारे कंडी बेल्ट थी जम्मू के अंदर, या कठुआ, बिलावर वगैरह, बनी बसोली, या हमारा बॉर्डर एरिया सुचेतगढ़ वगैरह, हर जगह लोगों की और हमारी बॉर्डर के लोगों की भी हमेशा एक डिमांड रही कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। और उसी भेदभाव के अगेंस्ट लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट डाला और 25 सीटें जो निकली थी इस 2014 के इलेक्शन में, वो उसी का नतीजा थी। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू सूबे के लोगों के साथ अगर सबसे बड़ा धोखा किया तो जम्मू सूबे के लोगों ने किया। जम्मू कश्मीर रियासत के साथ तो किया ही किया। आज तो हम रियासत कहते हैं, हम रियासत है नहीं, हम यूटी हैं। बट फिर भी हम, क्योंकि हम इस यूटी को मानते ही नहीं, हम आज भी इसको रियासत मानते हैं, क्योंकि रियासत हमने वापस लेनी है। लेकिन बीजेपी को आने वाली नस्लें भी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि टैक्सों पे टैक्स, कहीं रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। यहाँ सत्यपाल मलिक साहब आए थे, उन्होंने कहा था हम 50,000 नौकरियां नौजवानों को देंगे। उसके बाद टुर्मू पता नहीं क्या नाम था, वो आया था, यहाँ एलजी आया था, वो साहब कहता था यहाँ हम 10,000 नौकरियां देंगे। अब ये नए एलजी साहब हैं, अभी शुक्र है इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ने कहा कि 25,000 नौकरियां हम निकाल रहे हैं। और भैया, ये जम्मू कश्मीर का नौजवान है या बेकारी है? आपने अगर इनको नौकरियां देनी है तो दीजिए। 1.25 लाख नौकरी आपकी पोस्टें वेकेंट पड़ी हुई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, आप उसको फास्ट ट्रैक पर क्यों नहीं उसको फिलअप कर रहे? तो लिहाजा आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी की जरूरत है, जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर अमन की जरूरत है, बॉर्डरों पे शांति की जरूरत है। कश्मीर आपका जल रहा है, जम्मू में आप देखें रोज दिन ब ग्रेनेड अटैक होने शुरू हो गए हैं, ब्लास्ट होने शुरू हो गए हैं, क्राइम रेट आपका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मर्डर कितने हो रहे हैं, चोरियां डकैतियां जम्मू के अंदर कितनी शुरू हो गई हैं। लोगों की जो असल में मजबूरियां हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्यान नहीं दे रहे। आज माना कि यहाँ सरकार एलजी की गवर्नमेंट है, ये एलजी साहब को सोचना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के लोग क्यों नहीं बोल रहे इसके खिलाफ? बीजेपी के लोगों ने वोट डाला, लोगों ने 25 सीटें जिताई। आज बीजेपी के लोग, जो लीडरशिप है जम्मू कश्मीर रियासत, वो कटखड़े में खड़ी हो रही है। क्या प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बीजेपी की लीडरशिप क्यों बाहर नहीं आ रही? रोज उनका प्रदेश अध्यक्ष उठता है, यहां शुरू होता है मैं पाकिस्तान के जबड़े फाड़ दूंगा। और भैया, जबड़े उसके फटे ना फटे, 7 साल से तो जबड़े उसके फटे नहीं, लेकिन यहां पे आप तबाही निकाल रहे हैं। पहले आपने यहां पे टोल प्लाजे लाए, अब आप ये प्रॉपर्टी टैक्स ले आए। कभी आप कहते हैं कि जी आप पता नहीं कौन जीएसटी लाई, उसके बाद हम आपको 15 लाख रुपए देंगे, वो 15 लाख भी आज तक लोगों के खातों में नहीं आया। लेकिन जहां सबसे बड़ी बात आज हमारी है तो बेरोजगार बच्चों की रोजगार की बात है, उस पर कोई बात नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ टैक्सों पे बात हो रही है। और आज आके जम्मू कश्मीर रियासत को खत्म करने के, मुझे लगता है कि बीजेपी ने कोई पैसे लिए हुए, कोई सुपारी ली हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों को खत्म करने की, इस रियासत को मुकाने की। लेकिन आने वाला वक्त आएगा, आप देखें डीडीसी इलेक्शन में भी बीजेपी को अगर सही मैंने में देखें, बेशक ये आज बार्गेनिंग करके या आगे पीछे ऊपर से नीचे करके, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, उससे ये चंद जगहों पे चेयरमैन बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन आने वाला जब भी असेंबली इलेक्शन होगा, आप देखना बीजेपी के लोगों की जमातें भी यहां जब्त होंगी। सर, दूसरी बात अगर करें, क्योंकि महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की बात करें या रसोई गैस की बात करें, मगर ओपोजिशन की तरफ से वो चीज सामने नहीं आ रही है जो उनको अपना रोल अदा करना चाहिए था कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप क्या करेंगे? देखिए, अपोजिशन कहां से बोले? फारूक साहब बोलता है, उमर साहब बोलता है, महबा जी बोलते हैं, दूसरे दिन उनको नजरबंद कर देते हैं। आप मुझे बताएं, इस रियासत की बदकिस्मती कितनी है कि आपके डीडीसी इलेक्शन हुए, बीजेपी के दिल्ली से मिनिस्टर उठ के यहां आके कंपेन कर रहे थे, वेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जो लीडरशिप थी उनको नजरबंद किया हुआ था। जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, जो सदर हैं, उन्हीं को अंदर नजरबंद किया हुआ था। तो आप डेमोक्रेसी को कहां फ्लोरिश होने दे रहे हैं? आपके सामने जो जूरी में हुआ परसों, जो ये डीडीसी का जो चेयरमैन का इलेक्शन है, यहां क्या नहीं हुआ? अब आपको सीधे लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल चल रहे हैं। मौसम को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार मौसम के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम चिले कलां की बात करें तो पहले भी 40 दिन यहां पर लोगों ने अफरा तफरी में जीवन यहां बिताया है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित था। लेकिन इरफान फाजिल के पास चलते हैं, शहर श्रीनगर से वो क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देख लीजिए। वादी कश्मीर में सयाहत और सयाहत के साथ साथ एक ऐसा खूबसूरत मुकाम जिसे पहलगाम कहा जाता है, वैली ऑफ शेफर्ड्स, और साथ ही साथ देखा जाए तो पहलगाम की खूबसूरती समर्स में काफी ज्यादा दिखाई देती है और सयाह
इस खूबसूरती को देखने के लिए, इसे लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से आते हैं। मगर अगर बात करें विंटर्स को लेकर, तो विंटर्स के साथ साथ एक ऐसा खूबसूरत सा जश्न जिसमें खास तौर पर सयाहती मकाम पहलगाम में 2 दिन के हवाले से आज देखने को मिलेगा। अगर बात करें डायरेक्टर टूरिज्म या साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर पहलगाम साथ साथ अनंतनाग को लेकर, तो उनकी तरफ से एक अच्छा सा इनिशिएटिव, उस इनिशिएटिव में ये खूबसूरत सा पैगाम है कि जिस तरीके से गुलमर्ग में अच्छी खासी प्रमोशन हो रही है और एक साइड से देख रहे हैं कि सयाह काफी ज्यादा आए हैं, मगर इस जश्न में पहलगाम की खूबसूरती को हम पीछे क्यों रखें। इस खूबसूरती में अलग सा एक जश्न होगा, कश्मीर कल्चर से रेलेवेंट खूबसूरत सा डांस और रुफ भी प्रेजेंट किया जाएगा, ताकि सयाह वादी कश्मीर से खूबसूरत मैसेज लेकर जाए और दुनिया भर तक यही पैगाम हो कि वादी कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ यहाँ के लोकल्स में भी खूबसूरती है। जबकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से कश्मीर में टूरिज्म ठप पड़ा हुआ था, अब डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अच्छे कोशिश किए जा रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में सयाहत को काफी ज्यादा इजाफा मिले। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज कश्मीर। उसके साथ ही अशरफ के पास चलेंगे। बड़गाम से अशरफ रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कुछ बड़गाम के अंदर चल रहा है, देखिए। ये है कि आज से लगभग 3 साल जब से मैडम आई इधर, तो हमने पहले ही इनसे मतलब ये रिक्वेस्ट किया इनसे कि यहाँ ये आबियावल में फिलिंग हो रही है, जबकि इसी मैडम ने फिलिंग करवाई इधर, इसी मैडम ने इधर कंस्ट्रक्शन खड़ा किया, तो अब यही मैडम हमें आ रही है आज ये उड़ाने के लिए। पहली दफा हमने इसको बताया कि इधर मतलब यहाँ से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसने मतलब उस टाइम अलाउ किया। आज हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या हो गया इसको, मतलब आज क्यों आ रही है। ढांचा तो इसी का है, मतलब बुनियाद तो इसी मैडम की है, फिलिंग कंस्ट्रक्शन 4-4, 5-5 मंजिल आज वो बिल्डिंगें बन चुकी है, तब तो आज तक कहाँ थी ये। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं। अब इन्होंने एक कमर्शियल एरिया बन गया है, यहाँ के जो मतलब ये जमींदार है बेचारे गरीब है ये, अब इन्होंने इसी पे मतलब गुजारा करना है, इन्हें दुकानों पे गुजारा करना है। बस हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। ठीक है, अगर लॉ है तो इन्होंने नोटिस क्यों नहीं दी? 6-7 साल हो गए, मेरे पास रेड डेट भी है, मैंने लोन निकाला है 10 लाख रुपया, वो भी मैंने बैंक को वापस दिया है, तब से अब तक मैं ये काम कर रहा हूँ। ये 10 साल में कहाँ थे, तो आज बीच में से आ रही है, नहीं तहसीलदार आ रहा है, DC साहब आ रहा है, या SHO बोल रहा है कि आपने गलत किया है। 7 साल में कहाँ थे? हम आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट को सही काम करना है तो सबके लिए एक लॉ होना चाहिए। ये जो कंस्ट्रक्शन हमने की है 2014 में की है हमने, इसका जो मेन मकसद था यही था कि हम रोज़गार देंगे, क्योंकि पहले तो मैंने तो B.Ed कंप्लीट किया है और मास्टर्स भी कंप्लीट की है, मगर हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से मुताला किया कि हमें रोज़गार दीजिए, हम कंस्ट्रक्शन खुद उठा देंगे। जब भी अभी अव्वल में कहीं पर भी मतलब कंस्ट्रक्शन आती है तो नोट से इशू हो जाती हैं। नोट से इसलिए इशू होती है कि आप काम मज़ीद मत लगाइए और काम बंद कर लीजिए, और आप कॉम्पिटेंट फोरम जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के पास अप्रोच कर लीजिए। देखिए, एक्सटेंशन ऑफ सिटीज़ हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पुराने जो इलाके हैं उन वहाँ फैमिलीज न्यूक्लियर होने लगी हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शंस हो गई हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट है जो लेटेस्ट टाउन प्लानिंग का एक रूल आया हुआ है, उसके हिसाब से ये देखना है कि क्या ये पर्टेन करता है, वो एरिया उसमें आया है या नहीं आया है, और अगर वो एरिया उसमें आया है टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत, नए एक्ट के तहत अगर वो एरिया उसमें आया है, तो फिर कन्वर्शन की जो बात है उसमें चेयरपर्सन DC साहब होते हैं। चलिए अब आपको पहलगाम लिए चलते हैं और सोनमर्ग और टंगमर्ग इलाके की भी सैर करवा देते हैं, क्योंकि पहलगाम भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आपको बताते चले कि पर्यटकों का पूरी तरह से तांता लगना अब पहलगाम में शुरू हो गया है, लेकिन क्या कुछ हमारी अपडेट वहां से सामने आ रही है, हमारे संवाददाता क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देख लीजिए। से जो बिजली हुए तबके से ताल्लुक रखते हैं उनको कैसे अपने हुकूक मिले, और एक अहम चीज़ यहाँ भी इनको बताई गई कि जो एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है उसके तहत जो कोई ये एफर्ट नहीं कर सकता है कि वो कोर्ट जाए, उनको वहाँ फ्री लीगल एड दिया जाता है, उनके लिए वहाँ वकील मुहैया होता है और जिसका सारा खर्चा लीगल एड डिपार्टमेंट ही उठाता है। सोशल जस्टिस की जितनी इस टाइम दुनिया को जरूरत है उतनी किसी और चीज की नहीं है। इस टाइम फॉर जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की, इसको हम एक ग्लोबल विलेज तस्वर कर रहे हैं आफ्टर 1991 एंड ऑल बिकॉज ऑफ
this globalization and all. सोशल जस्टिस डे के आलमी दिन पर आज सियाती मुकाम गुलमर्ग में इंडियन आर्मी की तरफ से सोशल जस्टिस डे का इनिकाद किया गया। वजह इस सोशल जस्टिस डे के हवाले से यहाँ पर यूथ्स और जो सिविल सोसाइटी मेंबरान हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ पर जो है उन्हें सोशल जस्टिस के हवाले से अवेयर किया गया, ताकि आए रोज जो मामलात आम लोगों के साथ पेश आते हैं उस हवाले से उन्हें अवेयर किया गया। इशफाक डार, JK24/7 न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू में भी क्या कुछ चल रहा है हमारे संवाददाता अनिल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। मेरे साथ इस समय एक परिवार मौजूद है और आपको बताते चले कि एक हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो वहां पर इलाज के लिए आता है इंसान, मगर डॉक्टर्स द्वारा यहां पर अगर हम बात करें तो दरकिनार किया जा रहा है। लगातार जो है डेट पे डेट दी जा रही है पूरे परिवार को। ऑपरेशन है, ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं किया जा रहा है, मगर अगर बात करें तो डॉक्टर्स द्वारा जो है बड़ा आरोप लगवाया जा रहा है, जो इनके परिजन की तरफ से लगाया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो काफी लेट कर रहे हैं ऑपरेशन करने से। मेरे साथ पूरा परिवार मौजूद है, जानते हैं कि पूरा तमाम मामला क्या है और कब एडमिट हुए थे और क्या आज पूरा वाकया है। मैम, आपका नाम क्या है? अनम। अनम, कब एडमिट हुए थे? हम 15 तारीख से अभी तक यहाँ पे हैं। 15 तारीख से लेकर अभी तक हम लोग यहाँ पे हैं। इन्होंने हमें बोला कि आओ देखो, हम पेशेंट को देखेंगे। जब हम पेशेंट को दिखाने लगे इन्होंने एडमिट कर दिया। इन्होंने कहा टेस्ट कराओ, ब्लड जमा करो, हमने सब कुछ करवाया। आज उनकी डेट थी ऑपरेशन की, सिफारिश पे सिफारिश चल रही है, उनकी डेट को आगे पीछे करके उनका ऑपरेशन नहीं किया। सुबह से भूखे प्यासे हम सब लोग बैठे हैं, हमारे साथ भी तो कुछ करो। हमने जब बड़े डॉक्टर से बात की, उसने कहा नेक्स्ट टाइम क्यों, वजह भी तो बतानी चाहिए। इन्होंने कुछ कोई नहीं बता रहा। डॉक्टर को पूछा, वो कह रहे कुंडी मार के डॉक्टर अंदर बैठ गए हैं। क्या वजह है डॉक्टरों की? आगे से कहते जो करना है जाओ करो। अब जब हम कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं रोकते हैं? ये आपको किस डॉक्टर ने कहा कि जाओ, जो करना है कर लीजिए? नाम नहीं हम ले सकते डॉक्टर का, ठीक है, क्योंकि हमारी मम्मा भी अंदर ही है। ये लोग ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, जो सीधी सी बात हम बता रहे। तारीख पे तारीख हमें दे रहे हैं, डेट पे हमें डाली हुई है, सब कुछ है हमारे पास। आज जब डेट दी है तो क्यों नहीं कर रही ऑपरेशन? ये क्या लगता है कि किस वजह, क्या वजह क्या आन पड़ रही है? और आपकी माताजी को क्या प्रॉब्लम है? उनको स्टोन है, दोनों किडनियों में स्टोन है। उनको दर्द भी बहुत है, सुबह से लेके अभी तक भूखे बैठे हैं वो, क्योंकि पापा ऑटो चलाते हैं। पता नहीं कहाँ से उन्होंने पैसे लाया, कहाँ से हमें नहीं पता। इधर 5 दिन से गाड़ी बंद है, उनको मालिक को भी तो इन्होंने पैसे देने हैं। अब वो ऑपरेशन नहीं कर रहे, कह रहे नेक्स्ट टाइम करें। क्यों? हमें भी तो वजह पता। सिर्फ इसलिए तारीख में इन्होंने डेट चेंज कर दी, ऊपर से 4था नंबर से इन्होंने 5वां 6वां नंबर भेजा ऑपरेशन करने के लिए। क्या वजह क्या है? यही वजह है, सिर्फ इन्होंने सिफारिश कर दी ऊपर नीचे। बड़े लोग हैं, अपने घर में, गरीब अपने घर में होता है। इन लोगों ने ये नहीं किया हुआ। ये लोग होते हैं गरीब, जहाँ भी एक गरीब कीड़े की तरह मरना चाहिए। जो अमीर है वो आना चाहिए पहले। जनाब, जिस तरह से बेटी बता रही है कि आप ऑटो चलाते हैं, किस तरह से पूरे परिवार का आप गुजारा चला रहे हैं कि आज ऑपरेशन भी नहीं किया जा रहा? 15 तारीख से आप एडमिट हैं, आपकी जो वाइफ है यहाँ पर एडमिट है। क्या लगता है कि किस कारण जो है ये ऑपरेट नहीं कर रहे हैं? ये सिर्फ गरीबी की वजह से, ये गरीबी की वजह से हो रहा है। पैसा भी मैंने किसी से मांग के उधार लिया, 2000 उससे लिया, उससे पैसे पूरे किए मैंने सामान के। किस तरह से गुजारा चल रहा है पूरे परिवार में? बस चल रहा है, दाल फुल्का ऐसे गुजारा चल रहा है। सूखी खा रहे हैं दिहाड़ी लगा के। अब तो 5 दिन से काम पे भी नहीं गया मैं, वो भी मालिकों के पैसे चढ़ रहे हैं सर पे। अब 15-20 हज़ार रुपये ये भी कर्जा हो गया है, वो भी देना है। अब यहाँ फिर तारीख पड़ गई। कितना खर्चा आ रहा है पूरे ऑपरेशन पे? अभी तक तो 14,778 रुपये का सामान लाया है, तो बाकी देख लो अब, और पता नहीं क्या क्या लिखेंगे ये। कितना खर्चा कह रहे हैं कि ऑपरेशन पे लगेगा? अभी इन्होंने खर्चे का नहीं बताया, खाली सामान मंगवाया है। किस तरह से गुजारा होगा? चलो देखेंगे, गुजारा जैसे होगा देखेंगे। अब क्या कहते हैं ये, क्या करेंगे? मरना तो है, अगर नहीं होगा गुजारा तो सब परिवार लेकर कूद जाएंगे, तभी में पुल से छलांग लगा देंगे, ख़त्म खेल। ये तब पूरा मामला है। अगर आपको बताते चले, एक जो परिवार यहाँ पर आया है और एक इलाज के लिए डॉक्टर के पास आता है, मगर देखा जाए तो डॉक्टर्स द्वारा जो है वो अनदेखी की जा रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे गरीब परिवार का जो है इलाज नहीं किया जा रहा है। जो अगर आपको बताते जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं पूरे परिवार का, स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है कहीं ना कहीं जो है इस पूरे परिवार का जो है कहीं ना कहीं जो है अनदेखी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो है
जो इनकी माता जी का जो है वो इलाज नहीं किया जा रहा है। पूरे डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है अनदेखी देखने को मिल रही है और साफ तौर पर कहना है इस परिवार का कि कहीं ना कहीं जो है हमारे माता जी का जो है वो इलाज नहीं किया जा रहा है। मैं अपील करूंगा माननीय उपराज्यपाल जी से कि आप जीएमसी की तो हालत बुरी थी, मगर आज ये भी निकलकर सामने नजर आ गया कि सुपर स्पेशलिटी की हॉस्पिटल जो है उसकी भी कहीं ना कहीं जो है वो खस्ता हालत जो है वो देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर्स द्वारा जो है अनदेखी देखने को मिल रही है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 27 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद। चलिए, तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस तरह से काम जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है तो वो नाकाफी ही साबित हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में आज आपने फिर से देखा कि रामबन में किस तरह से सूरत हाल है। प्राइमरी स्कूल के अंदर छत ही नहीं है और अभी तक वो छत नहीं बनाई गई। 2012 में उड़ गई थी और अभी तक बनाई नहीं गई। तो सरकार की तरफ से जो नारे यहाँ पर दिए जाते हैं कि पढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा युवा, तो किस तरह से पढ़ेगा युवा और बढ़ेगा युवा, क्योंकि जब स्कूल ही नहीं है तो पढ़ेगा किस तरह से, और जब स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा किस तरह से। यानी जो नारे और दावे दिए जाते हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं जमीनी सतह पर। ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि ससुराल वालों पर किस तरह से संगीन आरोप जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो सवालिया निशान यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था पर भी लगता है कि किस तरह से काम होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।